हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बॉटनी की ये क्लास आपके लिए पीजीटी, टीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, एलटी ग्रेड, बिहार पीजीटी, बिहार टीआरई एग्जाम और जीआईसी सब में हेल्प करने वाला है। जो भी आपका टीजीटी पीजीटी लेवल का है जिसमें साइंस पूछा जाता है, सबके लिए हेल्पफुल है। अभी तक हम लोगों ने इसके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन, बहुत सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वो है आणविक जैव विज्ञान यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। चूँकि एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम 17 तारीख को हैं और तब तक हमें अपना ये सीरीज जो है कंप्लीट करना है, तो आज हम लोग बिना किसी डिस्कशन के क्वेश्चन आंसर थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है और टॉपिक अभी कई बचे हैं। लास्ट में आप ही लोग कंप्लेन करेंगे कि मैम आपने टॉपिक कंप्लीट नहीं किया। तो पीडीएफ आपका, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया गया है, आप वहाँ से कवर कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम एलटी का जैसे ही ख़त्म होता है, हम बिहार पीजीटी टीआरई एग्जाम की जब तैयारी कराएंगे तो अच्छे से एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आगे बढ़ते हुए पढ़ते चलेंगे और आपके लिए नए वर्जन की बुक भी आ जाएगी तब तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। टाइम ज़्यादा नहीं है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपसे एक अनुरोध और है, आपके लिए हमें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो है 14 तारीख हो गया और अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। 17 तारीख को एग्ज़ाम है, तो 15 तारीख तक मैं आपको मतलब 2 दिन में आपको हर दिन में 2-3 वीडियो प्रोवाइड करवा के पूरा, मतलब अभी हमारा 4-5 टॉपिक बचा है उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। मैं फिर कह रही हूँ, मैं बस कोशिश करूँगी, मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 15 तारीख और 16 तारीख हम केवल रिवीजन करेंगे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, हमारी एफर्ट कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए वैल्यूएबल हैं और मेरे द्वारा पर्सनली एक एक कमेंट का रिप्लाई भी किया जाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रजिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस खोज से संबंधित है? रजिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस खोज से कौन संबंधित है? एच.जी. खुराना, एम. नीरनबर्ग, H.O. स्मिथ या फिर S.D. बीच? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जैव प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख टूल है। रेस्ट्रिक्शन है, सॉरी मैंने कुछ और ही पढ़ दिया था, जिसे आणविक कैंची भी कहते हैं। इसी को आणविक कैंची, इसी को जैविक कैंची के नाम से जाना जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। इसकी खोज 1970 में हैमिल्ट स्मिथ ने सर्वप्रथम की थी। इसकी खोज किसने की थी? स्मिथ ने की थी। अगला क्वेश्चन, लगभग 100 बीपी की लंबाई एक डीएनए की तेजी से अनुक्रमण की विधि द्वारा विकसित किया जाता है। यह बात किसने खोजा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंगर ने। सेंगर ने 1977 में लगभग 100 बीपी की लंबाई तक डीएनए की खोज से अनुक्रमण विधि को विकसित किया था। सेंगर, इनका पूरा नाम फ्रेडरिक सेंगर था। इन्होंने रैपिड डीएनए सीक्वेंसिंग से सेंगर विधि को विकसित किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के सिन्वेशन की विधि को किसने खोजा? डीएनए की सिन्वेशन यानी टेक्निक ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग होना चाहिए था यहाँ पे। डीएनए सीक्वेंसिंग किसने खोजा? तो सही जवाब अभी हम लोगों ने देखा, एफ सेंगर ने डीएनए सीक्वेंसिंग को खोजा था। इन्होंने बताया था जो डीएनए है वो 100 बीपी की लंबाई तक होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम एंजाइम जिसे राइबोन्यूक्लियस ए कहते हैं, सबसे पहले किसने संश्लेषित किया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, R.V. मैरीफील्ड ने कृत्रिम एंजाइम या आर्टिफिशियल एंजाइम राइबोन्यूक्लिक ए को संश्लेषित किया। यह एंजाइम PO5 बॉन्ड RNA होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? प्रोटोप्लास्ट संलयन एक तकनीक है जिसका उपयोग दो अलग अलग प्रजातियों के खोजकर्ता से प्राप्त कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट के संलयन द्वारा एक संकर पौधे को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बात करें प्रोटोप्लाज्मिक संलयन खोजा किसके द्वारा गया, तो ये एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है केलकर के द्वारा 1892 में खोजा गया। केलकर का नाम आपको ऑप्शन में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन सबसे पहले ये केलकर के द्वारा खोजा गया था। उसके बाद 1972 में, लगभग 100 वर्षों के बाद, एक साइंटिस्ट आए थे, कॉल्सन एट एल। इन्होंने जो है इसकी खोज की थी प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन की। तो इसका जो आंसर है वो केलकर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसलिए ये स्टार मार्किंग क्वेश्चन था। इसका आंसर सबको, मतलब इसका जो नंबर है वो सबको मिला था।
अगला क्वेश्चन, जीन उत्परिवर्तन में एक प्यूरिन का पिरामिडिन या एक पिरामिडिन का प्यूरिन द्वारा विनिमय क्या कहलाता है? टोटोमेरिज, ट्रांसडक्शन, ट्रांजिशन या फिर ट्रांसवर्सन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांसवर्जन। जीन उत्परिवर्तन में एक प्यूरिन क्या होता है? एडनिन और ग्वानिन प्यूरिन होते हैं। पिरामिडिन क्या होता है? थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये पिरामिडिन होता है। जब प्यूरिन का पिरामिडिन में ट्रांसवर्जन होता है और पिरामिडिन का प्यूरिन में ट्रांसवर्जन होता है तो इसी को ट्रांसवर्जन कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसवर्जन मैंने पहले ही बोल दिया, इसी को ट्रांसवर्जन कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बिंदु उत्परिवर्तन में प्यूरिन का पिरामिडिन द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा क्या कहते हैं, ट्रांसवर्जन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोसोम बना है, न्यूक्लियोसोम किसका बना है? आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, डीएनए और हिस्टोन? तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियोसोम डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियोसोम होता क्या है? तो ये सभी यूकैरियोटिक जीनोम की मौलिक आयोजन इकाई होती है। अगर पूछा जाए यूकैरियोटिक जीनोम की इकाई क्या है तो यही न्यूक्लियोसोम होता है। ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इसके बारे में बहुत कुछ जानने को है लेकिन टाइम कम है, इसलिए हम लोग फटाफट से अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? प्रकाश संश्लेषण विषयक के बारे में मतलब नॉट ट्रू पूछा है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के बारे में, सॉरी प्रोटीन सिंथेसिस, क्या हो गया मुझे, प्रोटीन संश्लेषण के बारे में पूछा है, कौन सा सही नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से 3 सही है, 1 गलत है। पहला दिया हुआ है, इनमें mRNA tRNA और राइबोसोम अमीनो अम्ल ऊर्जा तथा एंजाइम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल पहला बिल्कुल सही जवाब है कि प्रोटीन संश्लेषण जो होता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए mRNA, tRNA, राइबोसोम अमीनो अम्ल ऊर्जा तथा एंजाइम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया, एक्टिव अमीनो एसिड अटैच टू tRNA, यानी जो सक्रिय अमीनो एसिड होता है वो tRNA से अटैच्ड होता है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा दिया है, mRNA 5 और 3 की दिशा में पढ़ा जाता है और प्रोटीन को अमीनो या एस टर्मिनल से कार्बोक्सिलिक या सी टर्मिनल से संश्लेषित किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा आपका दिया हुआ है, पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण सी छोर से एन छोर की ओर बढ़ता है। यही आपका गलत हो जाएगा क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण विषयक में पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण सी छोर से एन छोर की ओर नहीं बढ़ता है। ठीक है, यही आपका गलत हो जाएगा। ये एन से सी की ओर बढ़ता है और वो पॉलीपेप्टाइड नहीं होता है, कार्बोक्सिलिक होता है, कार्बोक्सिलिक होता है। ठीक है, इसी को अमीनो, प्रोटीन को अमीनो या फिर एन टर्मिनल या फिर कार्बोक्सिलिक कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा आणविक जैविकी का मूल सिद्धांत निरूपित करता है? आणविक जैविकी का मूल सिद्धांत कौन निरूपित करता है? सही जवाब हो जाएगा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ये आणविक जैविकी का मूल सिद्धांत नियंत्रित करता है, मतलब निरूपित करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोगमा क्या है? आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोगमा अभी हम लोगों ने देखा, पहले डीएनए फिर आरएनए फिर प्रोटीन, ये होता है आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत, जिसे सेंट्रल डोगमा कहते हैं। 2 चरणों में प्रतिक्रिया, प्रतिलेखन और जीन का वर्णन करता है, जो जीन में सूचना द्वारा प्रोटीन में प्रवाहित होता है। डीएनए होता है, डीएनए का होता है ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है तब आरएनए बनता है। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए बनेगा और आरएनए से बनता है प्रोटीन। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। और प्रोटीन का जब ट्रांसलोकेशन हो जाएगा तो आरएनए बनेगा। पूछा जाता है प्रोटीन से ट्रांसलोकेशन को क्या कहते हैं? आरएनए कहते हैं। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है, डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाएगा? डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाएगा? रुकिए, मैं आपको ऐसे बताती हूँ। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन होता है। जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। लेकिन जब प्रोटीन से आरएनए बनता है तो क्या कहलाता है?
ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है। तब भी रिवर्स ट्रांसलेशन का, प्रोटीन से आरएनए नहीं बनता, सॉरी, प्रोटीन से आरएनए नहीं बनता, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये ट्रांसलेशन कहलाता है। और जब आरएनए से डीएनए बनता है तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? अगर आपको पता है, एग्जाम कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, बता दीजिएगा। अगर नहीं पता तो भी आप कमेंट में बताइएगा कि आपको नहीं पता, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगी। अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडी द्वारा रोग का इलाज होता है, यानी एंटीबॉडी द्वारा किस रोग का इलाज होता है? तो हम सभी को पता है एंटीबॉडी द्वारा जो होता है प्रतिस्पर्धी निषेध होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एंटीबॉडी प्रतिस्पर्धा निषेध द्वारा रोग का इलाज करता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए के 6 काइल वाले खंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े 22 नाइट्रोजन जोड़े हैं। इस खंड में कितने साइटोसिन बेस पाए जाएंगे? तो इस खंड में 38 साइटोसिन बेस पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे, एक बार निकाल के देखते हैं। देखिए, एक कुंडल 10 क्षार युग्म, ठीक है, और 6 कुंडल दिया हुआ है, मतलब एक जो बॉन्ड होता है उसमें 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 6 कुंडल दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 10 गुणे 6 हो जाएगा आपका 60। और ए जुड़ा होता है टी से डबल बॉन्ड के साथ, ए टी से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, जो आपका दिया हुआ है 22 जोड़ी। तो अगर 60 में से आप 22 माइनस कर देंगे तो आपका 38 क्षार युग्म निकल के आ जाएगा, 38 बेस पेयर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डीएनए को संश्लेषित करने के लिए आरएनए को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करता है? डीएनए को संश्लेषित करने के लिए आरएनए को टेम्पलेट के रूप में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोज जो है वो यूज करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, आपको समझाया गया है कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन कहलाता है, लेकिन जब आरएनए से डीएनए बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ा है, आपको पता है तो भी, नहीं पता है तो भी आप कमेंट करिएगा कि मैम डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। एक शब्द आता है सेंट्रल डोग्मा, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, उसके बारे में भी आप टाइप कर दीजिएगा कि सेंट्रल डोग्मा क्या है, ठीक है। जितना आप कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे उतना एग्जाम में आपका माइंड जो है यही सारी चीज़ें आपको याद आने वाली है, जो आप टाइप कर देते हैं, जो आप सुन लेते हैं, जो आप किसी कॉपी में लिख लेते हैं। अगर वो क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ जाता है तो आप फट से उसका जो है हमारी मेमोरी जो है उसको याद दिला देती है, ठीक है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें डीएनए की अंध संतत प्रकृति नहीं होती है, यानी डिसकॉन्टिन्यूअस रिप्लिकेशन नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? ई कोलाई में होता है, एडिनोवायरस इसी में नहीं होता है, ठीक है। इसमें डिसकॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन नहीं होता है। एडिनोवायरस में डीएनए की डिकॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन नहीं होता है। यूकैरियोटिक में डीएनए पॉलीमरेज द्वारा 5 और 3 की दिशा में, ये तो हमने देखा था कि अग्रणी स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज पर संश्लेषित किया जाता है, ठीक है, बाकी इसमें नहीं होता है। लैम्डा फेज में होता है, 5x-174 में होता है, किसमें नहीं होता है? एडिनोवायरस में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, HNO2 में प्रेरित उत्परिवर्तन एमिनेड एडेनिन को हाइपोजेनेसिस में बदल दिया जाता है। यहाँ अंततः किसके द्वारा AT जोड़ी को प्रतिस्थापित किया गया? AT जोड़ी को किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये किया जाएगा GC के द्वारा। AT को किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? GC के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चारगाफ तुल्यता नियम के बारे में सही नहीं है? यानी चारगाफ ने एक नियम दिया था, पूछा जा रहा है कि उसके बारे में कौन सा सही नहीं है। तो चारगाफ का नियम 1950 में आया था। चारगाफ का जो नियम था, इन्होंने अपने नियम के अनुसार बताया था कि एडेनिन की मात्रा हमेशा थायमिन के बराबर होगी, यानी A = होगा T, ठीक है। और ग्वानिन की मात्रा हमेशा साइटोसिन के बराबर होगी, यानी G = होगा C, ठीक है। एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होगी। अर्थात कहें तो एडेनिन का थायमिन और ग्वानिन से साइटोसिन का अनुपात हमेशा बराबर होता है, ठीक है। A/T = G/C = 1 आएगा, ये सही हो गया। अब इसमें आपको क्या क्या दिया है? पहला दिया है A + T और G + C, तो ये तो बिल्कुल सही है, एडेनिन थायमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ। A/T G +
डी। अब देखिए ये दोनों गलत दे दिया ना, यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एडेनिन, ग्वानिन और थायमिन, साइटोसिन ये हमेशा बराबर होगा। बी इसका सही जवाब। नाभिक में न्यूक्लियोसोम की मुख्य भूमिका क्या है? नाभिक में न्यूक्लियोसोम क्या करता है? डीएनए रिप्लिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, राइबोसोमल सिंथेसिस या फिर क्रोमैटिड सेपरेशन। सॉरी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोमल संश्लेषण। न्यूक्लियोसोम नाभिक के आयतन का लगभग 25% भाग लेता है। इसकी संरचना प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, जिसे आप आरएनए कहते हैं, उससे बना होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए, इसे न्यूक्लियर राइबोसोम के रूप में जाना जाता है। यह राइबोसोमल संश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। टीआरएनए अणु में एक टी फाइल लूप होता है। इस मामले में फाइल लूप स्टैंड क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्यूडो स्यूडो स्यूडोयूरिडीन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? तो ग्वानिन जो है ये न्यूक्लियोटाइड है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर और फास्फेट समूह से बने होते हैं। न्यूक्लियोसाइड ग्वानिन एसिड, ग्वानिन शर्करा और फास्फोरिक से बना हुआ है। साइटोसिन, थायमिन और ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अगला क्वेश्चन, सिग्मा कारक एक घटक है। सिग्मा कारक किसका घटक है? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियस या फिर हेक्सोकाइनेज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आरएनए पॉलीमरेज का। सिग्मा कारक जिसे आप इस तरह से शो करते हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज का एक घटक होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। 5 ब्रोमोयूरेसिल एक एनालॉग है, यानी 5 ब्रोमोयूरेसिल किसका एनालॉग है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, थायमिन का। 5 ब्रोमोयूरेसिल थायमिन का एक एनालॉग है। अगला क्वेश्चन, वाटसन और क्रिक द्वारा वर्णित डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए के मॉडल को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाएगा? इसी को बी डीएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बी डीएनए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डबल हेलिक्स मॉडल को बी डीएनए कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीन कूटबद्ध करता है लूसीफेरेज एंजाइम? लूसीफेरेज एंजाइम कौन सा जीन कूटबद्ध करता है? तो ये लक्स ए जीन। एक मिनट, ऑप्शन तो कहाँ दिया है? यहाँ दिया है, लक्स जीन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लक्स जीन लूसीफेरेज एंजाइम को एनकोड करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका में सबसे स्थिर आरएनए है। तो कोशिका में सबसे स्थिर आरएनए आरआरएनए है, जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, या इसी को कोई लोग राइबोसोमल भी कहते हैं। कोलिमा वायरस है। कोलिमा वायरस क्या है? तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। कोलिमा वायरस क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। यदि गुणसूत्रों पर ABC क्रम में 3 जीन रखे गए हैं, यदि AB और BC के बीच डबल क्रॉस ओवर का प्रतिशत क्या होगा? यानी एक गुणसूत्र है ABC, पूछा जा रहा है कि A-B और B-C, ठीक है, के बीच डबल क्रॉस का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 30%। ऑप्शन ए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ए और बी के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है। ए और बी के बीच की दूरी कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। और बी और सी के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है। अब इन दोनों का पूछा जा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी पूछा जा रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 हो जाएगा। 30 गुणे 100/100 अगर आप निकालेंगे तो 30% निकल के आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्यूक्लियोसोम का कोर किस हिस्टोन से बना है? न्यूक्लियोसोम का कोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क करिएगा कि न्यूक्लियोसोम का जो कोर है वो किस हिस्टोन से बना है। ये बना है H2A, H2B, H3 और H4 से। ठीक है, न्यूक्लियोसोम का कोर किससे बना है? H2A, H2B, H3 और H4 से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्परिवर्तन बिप्यूरिन के लिए जिम्मेदार है? सही जवाब ऑप्शन ए, EMS जो एक अल्ट्रालेटिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, डिप्यूरिनेज के लिए जिम्मेदार होता है। EMS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये होगा एथिल मीथेन सल्फोनेट। एथिल मीथेल सल्फोनेट ये किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है डिप्यूरेशन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि गुणसूत्रों, एक मिनट रुकिए, कुछ क्वेश्चन छूट गया। क्वेश्चन है, कैप 0 mRNA के 5 सिरे की सुरक्षा के लिए यूकैरियोट में शामिल है। क्या शामिल है?
5 3 लिंकेज, 3 5 लिंकेज, 3 3 लिंकेज या 5 5 लिंकेज? तो हम लोग जानते हैं कि इसका सही जवाब हो जाएगा 5 5 लिंकेज। यूकैरियोटिक में 5 कैप, जिसे कैप 0 कहते हैं, mRNA अणु के छोर 5 छोर पर पाया जाता है, जिसमें ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड होता है, जो असमान 5 से 5 के मध्य से mRNA ट्राइफॉस्फेट लिंकेज के माध्यम से जुड़ा होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले किसने बताया कि आनुवंशिक सामग्री डीएनए है? इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो इसके बारे में जो सबसे पहले बताए थे वो थे एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो आनुवंशिक पदार्थ है उसी को डीएनए कहा जाता है। अल्फ्रेड हार्से और मोर्था चेन्स ने यह पुष्टि करने में इनकी मदद की थी। अगला क्वेश्चन, डीएनए एक अम्लीय होने का कारण है। डीएनए के अम्लीय होने का क्या कारण है? क्योंकि इसमें फास्फेट ग्रुप पाया जाता है, इसलिए यह अम्लीय होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए पर किसी एंजाइम द्वारा पहचाने जाने वाले साइट को ज्ञात करने की निम्न विधि में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फुट प्रिंटिंग। फुट प्रिंटिंग वह विधि है जिसका उपयोग एंजाइम द्वारा मान्यता प्राप्त डीएनए पर साइट खोजने के लिए किया जाता है। फुट प्रिंटिंग का उद्देश्य एक सिस्टम, इसकी रिमोट एक्सेस क्षमताओं, पोर्ट और सेवाओं को इसकी सुरक्षा के पहलुओं के बारे में जितना हो सके उतना सीखना है। ठीक है, तो डीएनए पर किसी एंजाइम द्वारा पहचाने जाने वाले साइट को ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं? फुट प्रिंटिंग का। जल्दबाजी में फिंगर प्रिंटिंग मार्क करके मत आइएगा, ध्यान से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अणु द्वितीय संदेशवाहक के नाम से जाना जाता है? द्वितीय संदेशवाहक के नाम से कौन जाना जाता है? तो साइक्लिक एएमपी जो है ये द्वितीय संदेशवाहक के नाम से जाना जाता है। इसे CAMP कहते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का बहुत्पन्न है और कई अलग अलग हिस्सों में अंतःकोशिकीय संदेश परागमन के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। डीएनए अणु के 2 सूत्रों में N15 से नामांकित किया जाता है। इसे अब N14 मीडियम पर द्विगुणित कराया जाता है। इस डीएनए के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय द्विगुणी चक्र के नमूने की इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई जाती है। प्रत्येक दशा में केवल एक बैंड देखा गया। यह किस प्रकार का द्विगुणन दर्शाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ये दर्शाता है सेमी कंजर्वेटिव प्रकार का। कैसा? सेमी कंजर्वेटिव प्रकार का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे पहले ही दे दिया गया है, वहाँ से आप पढ़ते रहिए। ग्वानोसिन एक है। ग्वानोसिन क्या है? तो ये एक न्यूक्लियोसाइड है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्वानोसिन क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड है जिसमें बीटा एनेल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के माध्यम से राइबोसोमल रिंग से ग्वानिन जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, जब डीएनए को मेल्टिंग के बाद रीएसोसिएशन के लिए रखा जाता है तो निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कौन रीएसोसिएट करता है? कौन करेगा? ऑप्शन दिया है राइबोसोमल डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इंसुलिन डीएनए या फिर लैग्स डीएनए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। जब डीएनए को मेल्टिंग के बाद रीएसोसिएशन यानी पुनर्संयोजन के लिए रखा जाता है तो सर्वप्रथम पूरक डीएनए यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पुनर्संयोजन करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। cDNA शब्द दिया गया, cDNA शब्द को किसने दिया? तो cDNA शब्द जो है ये पूरक डीएनए के लिए दिया गया। किसके लिए? पूरक डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। cDNA यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस डीएनए का आरएनए टेम्पलेट पर संश्लेषण होता है? किसका होता है? तो टीडीएनए का, टीलोमेरिक डीएनए का आरएनए टेम्पलेट पर संश्लेषण होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक यूकैरियोटिक प्राथमिक ट्रांसक्रिप्शन में विद्यमान वे क्षेत्र जो mRNA के प्रक्रमण के दौरान निकाल दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? म्यूटॉन, रिकॉन, एक्सॉन या इंट्रॉन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स एक जीन के भीतर कोई न्यूक्लियोसाइड अनुक्रम होता है जिसे आरएनए सप्लाइंग द्वारा अंतिम आरएनए उत्पाद के परिपक्वता के दौरान हटाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। पहले डी बनेगा, फिर आर बनेगा, फिर पी बनेगा। ऐसे याद कर लीजिए, DRP। ठीक है, तो ये कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन।
फिर ये क्या क्या कहलाएगा, अभी मैंने आपको बताया था, क्या कहलाएगा बताइए जल्दी। और ये वाला कहलाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीन की प्रकृति पर महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। तो नोबेल पुरस्कार जीन की प्रकृति के लिए यानी डीएनए रिप्लिकेशन के लिए टीएच मॉर्गन को प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने जीन की प्रकृति यानी जीन रिप्लिकेशन के बारे में खोजा था, ठीक है। नेचर ऑफ जीन, सॉरी प्राकृति है, प्रकृति नहीं है, नेचर ऑफ जीन के बारे में टीएच मॉर्गन को महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनके नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। हरगोविंद खुराना को किस लिए जाना जाता है। तो हम सभी को पता है हरगोविंद खुराना जो थे ये डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज किए थे, इसके लिए इनको जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हरगोविंद खुराना को आनुवांशिक कोड की व्याख्या करने के लिए भी जाना जाता है, इन्होंने आनुवांशिक कोड की व्याख्या भी की थी, ठीक है। खुराना को प्रथम सिंथेटिक जीन का निर्माण और न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन में पुनः शोध के लिए प्रसिद्ध किया गया। यानी प्रथम जीन संश्लेषण किसने किया था, हरगोविंद खुराना जी ने किया था। हरगोविंद खुराना को आनुवांशिक कोड की व्याख्या और उसके प्रोटीन संश्लेषण में इनके कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हें डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज की और लाइगेज को दो स्ट्रैंडों को जोड़कर कार्य करता है, इन्होंने बताया, ठीक है। डीएनए अणु में नाइट्रोजन आधार युग्मकों की स्थिति क्रम क्या है, यानी डीएनए अणु में जो वेस होता है उनका स्थिति कैसा है। तो इसमें होता है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, ये क्रम होता है। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, AGTC, ये इसका क्रम होता है। अगला क्वेश्चन, अच्छा मार्क नहीं किया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। एडेनिन ग्वानिन से जुड़ा होता है, थायमिन साइटोसिन से जुड़ा होता है। अपने पूरक अनुक्रमों को पहचानने में सक्षम आरएनए या डीएनए के छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है। छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है, इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, इसी को मॉलिक्यूलर प्रोब कहा जाता है, आणविक जांच कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही, जो टुकड़ा है उसे ओकाजाई फ्रेगमेंट्स कहते हैं, लेकिन जो जांच किया जाता है उसे आणविक जांच कहा जाता है, जिससे पहचान में आता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से फ्यूनेज अभिकर्मक का प्रयोग किसको स्टेन करने के लिए किया जाता है। तो ये डीएनए को स्टेन करने के लिए किया जाता है, किसको, डीएनए को। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। डीएनए को स्टेन करने के लिए फ्यूलजेन अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फ्यूलजेन रीएजेंट का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। आरएनए पॉलीमरेज का कौन सा घटक प्रोमोटर साइट को पहचानने के लिए जिम्मेदार है। तो आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा घटक प्रमोटर साइट को पहचानने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा कोडान होमोपॉलीमर तकनीक द्वारा अपने एमिनो एसिड को नहीं सौंपा जा सकता। कौन सा होमोपॉलीमर तकनीक द्वारा नहीं सौंपा जा सकता, तो ये सही हो जाएगा यू कोडान को होमोपॉलीमर तकनीक द्वारा अपने अमीनो एसिड को असाइन नहीं किया जा सकता। एक ट्रिपल कोडान अमीनो एसिड एडॉप्टर गतिविधि है जो यू कोडान के रूप में पहचानी जाती है। आनुवंशिक कोड जानकारी का अनुवाद करने के लिए जीवित कोशिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियमों के समूह हैं, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूकैरियोटिक में एमआरएनए की लंबाई तथा इसके संगत जीन जिसे डीएनए कहते हैं तुलना में हमेशा छोटा होता है, क्यों। यानी यूकैरियोटिक में एमआरएनए की लंबाई और जो होता है इसके डीएनए की तुलना में हमेशा छोटा होता है, क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक में एमआरएनए की लंबाई इससे संबंधित जीन से हमेशा छोटा होता है, क्योंकि एमआरएनए यूकैरियोटिक में फंसे हुए हैं और इसलिए लूप बनाते हैं जो लंबाई में कम होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्ड नॉनसेंस कोडान करते हैं। नॉनसेंस कोडान के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो नॉनसेंस कोडान के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का समापन किया जाता है। टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य जो है नॉनसेंस कोडान करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, एमआरएनए का जीवन काल होता है लगभग कितना। एमआरएनए का जीवन काल 2 मिनट का होता है। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला, सिस्ट्रॉन शब्द प्रथम दिया गया। सिस्ट्रॉन शब्द को किसने दिया, तो सिस्ट्रॉन शब्द को बेंजर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, बेंजर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पॉलीपेप्टाइड के लिए डीएनए कोडिंग के खंड को सिस्ट्रॉन कहा जाता है। सिस्ट्रॉन शब्द सीमोर बेंजन के द्वारा दिया गया था। सिस्ट्रॉन है क्या, तो पॉलीपेप्टाइड के लिए डीएनए कोडिंग के खंड को सिस्ट्रॉन कहा जाता है। सीमोर बेंजन ने इसको सबसे पहले नाम दिया था। अगला क्वेश्चन,
एंटीकोडॉन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। एंटीकोडॉन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग टीआरएनए है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। टीआरएनए का एंटीकोडॉन क्षेत्र 3 आधारों का क्रम है जो एमआरएनए के एक कोडान के पूरक है। ट्रिटिकम एसिटम सम्मिलित होता है। ट्रिटिकम एसिटम किसमें सम्मिलित होता है? तो 3 विभिन्न प्रकार के जीनोम में सम्मिलित होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ट्रिटिकम एसिटम 3 विभिन्न प्रकार के जीनोम को सम्मिलित करता है। ट्रिटिकम एसिटम है क्या? तो ये गेहूं का साइंटिफिक नेम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन अम्ल अमीनो अम्ल नहीं है? लाइसिन, आर्जिनिन, एलानिन या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब ऑप्शन सी एलानिन। ये उदासीन अमीनो एसिड नहीं है क्योंकि इसमें उदासीन पीएच का मूल साइड चेन नहीं है, इसलिए लाइसिन और आर्जिनिन तटस्थ अमीनो एसिड है क्योंकि इसमें मूल तटस्थ साइड चेन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड क्रम के टीआरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम के आविष्कार पर किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए होली को। होली एक साइंटिस्ट थे, इनको टीआरएनए का न्यूक्लियोसाइड अनुक्रम खोजने के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था तथा होली ने आरएनए पर अनुसंधान से पहले टीआरएनए को अलग करने पर ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से किसे एम्बर कहा जाता है? तो एम्बर जो यूएजी है इसको एम्बर कहा जाता है। देखिए कोडान होते हैं, कोडान में यूएजी को एम्बर कहा जाता है, यूएए को गेरू कहा जाता है और यूजीए को ओपल कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसे स्टार मार्क करिएगा। यूएजी एम्बर, यूएए गेरू और यूजीए ओपल। ठीक, अगला क्वेश्चन, नॉनसेंस कोडान का उदाहरण है। नॉनसेंस कोडान जो है इन्हीं को कहा जाता है यूएजी यानी अंबर, यूएए यानी गेरू और यूजीए यानी कि ओपल। ये तीनों ही नॉनसेंस कोडान होते हैं। ऑल ऑफ एबव सही जवाब। एलटी ग्रेड बायोलॉजी जीआईसी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पेप्टाइडिल ट्रांसफेज एंजाइम द्वारा उत्परिवर्तित किया जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण, अमीनो अम्ल का स्थानांतरण। तो पहला ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण एंजाइम पेप्टाइल ट्रांसफेज द्वारा उत्परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। पॉलीसोम में नहीं पाया जाता। पॉलीसोम में क्या पाया जाता है? तो पॉलीसोम में प्रोटीन पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और टीआरएनए पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता है। ठीक है, पॉलीसोम एक संदेशवाहक आरएनए के एक स्ट्रैंड द्वारा एक साथ आयोजित राइबोसोम का एक समूह है, इसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, टीटीजीजीजीजी का रिपीटेड क्रम तथा जी क्वार्टेज पाया जाता है किसमें? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी टेलोमियर्स में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। टेलोमियर्स में ये क्रम पाया जाता है। यहाँ पे आपको टेलोमियर्स का क्रम दिखाया गया है, इसमें पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से जुड़ता है क्या कहलाता है? तो वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से जुड़ता है वह प्रमोटर साइट कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या कहलाएगा? प्रमोटर साइट। ठीक है, अनुलेखन करता है और प्रमोटर साइट कहलाता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए स्ट्रैंड में साइटोसिन को ग्वानिन के साथ जोड़ने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन बंध है, यानी साइटोसिन को ग्वानिन के साथ कितने बॉन्ड के साथ जोड़ा जाता है? तो सी जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड जी के साथ। ठीक है, कितने चाहिए? 3 चाहिए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सी ट्रिपल बॉन्ड जी के साथ जुड़ता है। एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है डबल बॉन्ड और साइटोसिन ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीएनए अथवा आरएनए के छोटे टुकड़ों को पूरक अनुक्रमों को पहचान सकते हैं क्या कहलाते हैं? डीएनए और आरएनए के वो छोटे टुकड़े जो पूरक अनुक्रमों को पहचान सकते हैं क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूलर प्रोब्स कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूलर प्रोब्स कहलाते हैं। निम्नलिखित एंजाइम में से कौन डीएनए के पिरामिडिन डायमर को मोनोमर में बदलता है? तो डीएनए के पिरामिडिन डायमर को फोटोलाइज जो होता है, फोटोलाइज डीएनए की मरम्मत करने वाला एक एंजाइम है जो परावैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने से होने वाले नुकसान की मरम्मत करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये है क्या? तो ये जो है डीएनए का मरम्मत करने वाला एक एंजाइम है। अगला, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया रुक जाती है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कब रुक जाती है? पेनिसिलियम द्वारा, रिफ्लेपिशन द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन द्वारा या फिर
क्लोरेमफेनिकोल द्वारा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रिफ्लैम्पिसिन द्वारा जो है डीएनए पॉलीमरेज की प्रक्रिया जो है वो रुक जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पॉलीमरेज चेन क्रिया जिसे पीसीआर कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक शक्तिशाली विधि है। सही जवाब हो जाएगा एम्फाइल जीन का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आणविक जीव विज्ञान में इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक है जो परिणाम के लिए कई आदेशों के डीएनए के एक खंड की एक प्रति या कुछ प्रतियों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है, जिससे एक विशेष डीएनए अनुक्रम की हजारों से लाखों प्रतियां जो हैं वो तैयार हो जाती हैं। इस तकनीक को 1885 में कैरी मुलिस द्वारा विकसित किया गया और इसके लिए इन्हें 1993 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ रसायन का। ठीक है, किसको? कैरी मुलिस को। इन्होंने पीसीआर प्रक्रिया जो है विकसित की थी। पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया की खोज किसने की? तो अभी हम लोगों ने देखा कैरी मुलिस के द्वारा 1985 में पॉलीमरेज चेन जो है खोजा गया था। निम्नलिखित तकनीकों में से कौन डीएनए अनुक्रम के विस्तार के लिए उपयोग की जाती है? तो डीएनए अनुक्रम के लिए अभी हम लोगों ने देखा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डीएनए अनुक्रम के विस्तार के लिए पीसीआर को उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित रसायन में कौन डीएनए में अंतर्वेशक का कार्य करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एफ्रीफ्लेविन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एफ्रीफ्लेविन वह रसायन है जो डीएनए में अंतःक्रियात्मक एजेंट के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, बोबल हाइपोथेसिस दी गई। बोबल हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई? यह दिया गया एम नीरनबर्ग के द्वारा। ये दिया गया एच.एफ. क्रिक के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एच.एफ. क्रिक द्वारा बोबल परिकल्पना 1966 में दी गई थी। बोबल की परिकल्पना क्या है? यह बताती है कि एक अमीनो एसिड एक से अधिक कोडान का कोड कर सकती है। इस परिकल्पना के अनुसार एमआरएनए पर कोडान के तीसरे बेस और टीआरएनए पर एंटी कोडान के बीच बेस पेयरिंग सटीक नहीं है, इसलिए विशिष्ट टीआरएनए एमआरएनए एक से अधिक कोडान को पहचान सकता है। ये इनकी परिकल्पना थी। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जीन कोड होता है, कैसा होता है? तो ये अलग अलग होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एमआरएनए पर न्यूक्लियोसाइड के अनुक्रम और पॉलीपेप्टाइड में एसिड के अनुक्रम के बीच संबंध को आनुवंशिक कोडान कहा जाता है। न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए का जेनेटिक कोड अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर डीएनए क्रोमोसोम में मौजूद होता है और माइटोकॉन्ड्रिया गुणसूत्र माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्रोमोसोम डीएनए नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड के छोटे टुकड़े जो पूरक अनुक्रमों को पहचान सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो छोटे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड जो पूरक अनुक्रमों को उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं वे आणविक जांच के रूप में जाने जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा मॉलिक्यूलर प्रोब। ठीक है, वे आणविक जांच के रूप में जाने जाते हैं और आणविक जांच परमाणु का समूह जो आणविक जांच का शुष्क चयन इस बात पर निर्भर करेगा कि यौगिक का संरचना का अध्ययन किया जा रहा है और साथ ही उसके कौन से गुण रुचिकर हैं। आणविक अनुवांशिकी में आणविक संकरण द्वारा पूरक अनुक्रम की उपस्थिति का पता लगाने के लिए रेडियोधर्मी डीएनए या आरएनए अनुक्रम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन का तुरंत उत्पादन होता है। यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन का तुरंत उत्पादन जो है वो क्या कहलाता है? तो ये हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए एचएनआरएनए कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के वीडियो में 75 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे इस टॉपिक में। मतलब ये जो हमारा टॉपिक है जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें टोटल क्वेश्चन की जो संख्या है वो आपका दी गया है 148। आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।